गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन। इसी टॉपिक पर हमने पिछले लेक्चर में गैस्ट्रुलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने गैस्ट्रुला की डेफिनेशन, इसके बेसिक कैरेक्टर्स जो आपको ब्लास्टुला से और गैस्ट्रुला से डिफरेंशिएट करते हैं वो हमने स्टडी किए थे। और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में एपिबोली मूवमेंट को हमने डिटेल में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि गैस्ट्रुलेशन में हमने ये बताया था कि जिस प्रकार ब्लास्टुला में सेलुलर डिफरेंशिएशन हमको देखने को नहीं मिलता, सेल में विभेदन हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन गैस्ट्रुला में हमें अपोजिट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सेलुलर मूवमेंट होंगे और 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म हमारे सामने होंगे। गैस्ट्रुला में विदलन की दर धीमी होकर लगभग बंद हो जाएगी, वृद्धि लगभग ना के बराबर होगी। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होने से सेल का रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट तथा ऑक्सीजन के उपयोग की दर भी दोनों बढ़ जाएंगी। न्यूक्लियस अधिक सक्रिय होकर भ्रूण की जो कोशिकाएं हैं, ब्लास्टोमियर्स हैं, उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा। और लास्ट में 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म का निर्माण हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था एपिबोलिक मूवमेंट, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। मैं इन सभी को, सारे इवेंट्स को मैं एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। सबसे पहले हम जब अपने इस सिलेबस को पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर का सिलेबस, तो उसमें हमने गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट किया था। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म और ओवा फॉर्मेशन के साथ हमने फर्टिलाइजेशन को पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि दोनों गैमेट के बनने से एक सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होती है, और इस डिप्लॉयड सेल को हम जायगोट कहते हैं। इस जायगोट में कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिविजन्स होते हैं जिनसे कि जायगोट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में आ जाता है और उसमें सेलुलर जो नंबर होता है वो बढ़ने लगता है। इन डिविजन्स को हम क्लीवेज कहते हैं। इन क्लीवेज में कॉम्पैक्शन के थ्रू सेल्स आपस में पास में आती हैं और एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं मोरूला। देन इसके बाद एक स्टेज आती है जिसमें कि अंदर की ओर कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। हम ये कैविटी यहाँ पे देख सकते हैं। इस कैविटी को हम कह देते हैं ब्लास्टोसील या कोरक गुहा। कैविटेशन लिखा हुआ है नीचे, आप डायग्राम में देखें। इस ब्लास्टोसील के फॉर्मेशन की जो कंडीशन होती है उसे हम ब्लास्टुलेशन, और इस कंडीशन को ब्लास्टुला कहते हैं। इसके बाद इन सेल्स में रीअरेंजमेंट होंगे, बहुत सारी क्रियाएं होंगी, सेल में इंटरेक्शंस होंगे और 3 जर्म लेयर हमारे सामने बनने लगेंगी, जिनको हम कहेंगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। कैविटेशन के बाद जोन ऑफ हैचिंग, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट, ये सेलुलर डिफरेंशिएशन के लिए की ओर इंगित करते हैं। इसके बाद सेल्स का जो फंक्शन होगा वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म बनाने का होगा। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि तीनों लेयर डिफरेंशिएट हो गई हैं, और ट्रोफोडर्म जो बनेगी वो बाहर की ओर प्लासेंटा का फॉर्मेशन का काम करेगी। इस तरह से प्लासेंटा का निर्माण होगा। तो ये सारे डायग्राम हमें एक डेवलपमेंटल स्टेजेस को एक सीक्वेंशियल वे में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एपिबोली को स्टडी किया था। आज हम देखेंगे, हमने अंतर्वेशन और अंतर्वलन, एम्बोली में भी हमने ये देख लिए थे। इन्वेजिनेशन को पढ़ा था हमने और इन्वोल्यूशन को भी पढ़ा था। अब अगला जो टॉपिक है वो है अंतर्वलन की। यही बता रहे हैं हम, अंतर्वलन जो होगा, इन्वेजिनेशन जो होगा, इन्वेजिनेशन का जो मूवमेंट होगा, ये गैस्ट्रुला की सबसे सरलतम विधि मानी जाती है, और इस क्रिया में ब्लास्टुला का एक भाग ब्लास्टोसील के अंदर की ओर अंतर्वलित होने लगता है। हमें तो यहाँ पे गोल ब्लास्टोसील दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ने लगेगी और भीतर की ओर जाके ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, और भीतर की ओर जो बनेगा उसे आर्केंट्रोन कैविटी कहेंगे हम। यह कैविटी भ्रूण में आगे चलकर आहार नाल की गुहा बनाएगी। आर्केंट्रोन कैविटी का छिद्र ब्लास्टोपोर कहलाता है। इस ब्लास्टोपोर छिद्र से
हमने पढ़ा था कि भाई जो ब्लास्टोपोर ये बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर इस ब्लास्टोपोर से किसी का मुख का निर्माण पहले हो रहा है तो ऐसे जंतुओं के ग्रुप को हम प्रोटोस्टोमिया कहते थे। जैसे हम कह सकते हैं हेलमिंथ, एनेलिड्स, मॉलस्क, इनमें सब में ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो ब्लास्टोपोर से अगर एनस का फॉर्मेशन होता है, देन इस कंडीशन को हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम कह सकते हैं काइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स होते हैं। तो इन दो ग्रुप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में भी इसकी पोजीशन वेरी करती है और इम्पोर्टेंस रखती है अपना ये। तो ये प्रोसेस था, एक तीनों डायग्राम थे जिसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि अंतर्वलन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। नेक्स्ट डायग्राम अंतर्वलन ही दिखाया गया है। एक ध्रुवीय बहु अंतर्वलन कहेंगे हम, पॉली इन्वेजिनेशन कहेंगे इसे, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा कि यह विधि जो होती है वो डिस्कोब्लास्टुला और पेरीब्लास्टुला जो पढ़े थे हमने उनमें पाई जाएगी, जिसमें ब्लास्टोडर्म के जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनमें विभाजन होगा तथा ये नए जो ब्लास्टोमियर बनेंगे ये ब्लास्टोमियर सब जर्मिनल कैविटी में जाके हाइपोब्लास्ट का निर्माण करेंगे। हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म बनेगी तथा एपिब्लास्ट से एक्टोडर्म का निर्माण होगा। इसमें बहुत सारी सेल्स एक साथ मूव करेंगी, इसीलिए हमें पॉली इन्वेजिनेशन कहते हैं। पॉली इन्वेजिनेशन में दो टाइप्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एक ध्रुवीय जिसमें एक ध्रुव से ही सेल गमन कर रही हैं, बहुध्रुवीय जिसमें अलग अलग ध्रुवों से, पोल से भी सेल्स गमन करती हैं। तो पॉली इन्वेजिनेशन का फाइनल रिजल्ट हम देखें तो फाइनल रिजल्ट वो होगा जिसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म आपके सामने बन के आएंगी। ये था डायग्राम पॉली इन्वेजिनेशन का। नेक्स्ट देखते हैं हम डाइवर्जेंस, सॉरी विस्तरण को हम इंग्लिश में कहेंगे डिलेमिनेशन, विस्तरण, डिलेमिनेशन। यह जो क्रिया होगी प्रमुख रूप से उन अंडों में जो पाई जाएगी जो कि पॉलीलेसिथल एग्स होते हैं। इनमें केवल एंडोडर्म का निर्माण होता है तथा नोटोकॉड, मीजोडर्मल तथा एंडोडर्मल कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। तो विस्तरण में डिलेमिनेट होंगी सेल्स, आपस में जो पहले थी वो आपस में डिलेमिनेट हो जाती हैं और ये पॉलीलेसिथल एग्स में ये हमको देखने को मिलेगा। इसी के साथ दूसरी जो प्रक्रिया है उनमें प्रसरण आता है, एक्सटेंशन भी कहते हैं। सभी वर्टिब्रेट्स जो भ्रूण है वो अपनी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे लंबा होता है, उसे हम कह देते हैं प्रसरण कह देते हैं। उसी प्रकार डाइवर्जेंस होता है जो कि कन्वर्जेंस से उल्टी होती है विधि, और इसमें गैस्ट्रुलेशन के समय की जो कोशिकाएं हैं वो अंतर्वलित होकर अंदर की ओर चली जाती हैं और अपसृत होकर भ्रूण के संभावी अंगों के विकास में अपने अपने निश्चित स्थान में गमन करती हैं। इस तरह से हमने ये देखा, इस डायग्राम में हमने पूरे डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं उनको स्टडी किया और गैस्ट्रुला के बारे में पढ़ा हमने कि गैस्ट्रुला में कौन कौन सी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती हैं। तो गैस्ट्रुला के मुख्य लक्षणों को मैं आपके सामने दोबारा से अगर बात करूं हम तो कह सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन के उपयोग की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम देखेंगे कि जब सेलुलर अरेंजमेंट हो रहा है, सेलुलर मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन के उपयोग की दर बढ़ जाती है तथा पीतक का विखंडन होना प्रारंभ हो जाता है। डीएनए तथा सभी आरएनए का संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। पैतृक जीन्स कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं जो ब्लास्टोमियर में रासायनिक विभेदन उत्पन्न कर ब्लास्टोमियर के जैव रासायनिक दृष्टि से विभेद करते हैं। जब आप अगली क्लासों में पढ़ोगे तो आपको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स आपको दिखाई देंगे, विशिष्ट प्रकार के केमिकल्स पढ़ेंगे आप जिनका प्रभाव गैस्ट्रुलस में सेलुलर मूवमेंट में बहुत इफेक्ट रखता है। और अंत में मैं बताऊंगा गैस्ट्रुला के महत्व के बारे में। हम देखते हैं तो गैस्ट्रुला भवन जो होता है वो परिवर्धन की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें 3 प्राथमिक जनन स्तर स्थापित हो जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इस अवस्था में शरीर की आधारभूत संरचना स्थापित हो जाती है तथा प्राइमरी बॉडी एक्सेस जिसे कहेंगे हम, प्राथमिक शरीर अक्ष का निर्माण हो जाता है। आकार की संरचनात्मक गतियों के कारण कोशिकाएं अपने भावी स्थानों के अनुसार विन्यस्त होने लगती हैं तथा नए स्थानों पर आने के कारण ये प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त करती हैं। न्यूरुलेशन के संभव हो सकने से यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाता है न्यूरुलेशन। विभेदन के प्रारंभ हेतु महत्वपूर्ण अवस्था ये मानी जाती है। इस तरह से आज के लेक्चर में हमने गैस्ट्रुलेशन के शेष भाग को कंप्लीट किया।
अगला लेक्चर हम इससे आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे, मुख्य रूप से वो एम्ब्रायनिक इंडक्शन के बारे में होगा। थैंक यू।